हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य अकेडमी में। हम लोग जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं। 38 बीपीएससी 1992 से लेके और 71 बीपीएससी 2025 तक। तो जितने भी साथी जो है चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो हम लोग जो है बीपीएससी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी एईडीओ और जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीएसएससी जो है सीजीएल जो 4th वाला है और बीएसएससी 12th लेवल वाले सारे एग्जाम को जो है कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो ये जो है सॉफ्ट महत्वपूर्ण जो है ये बुक है और अभी लेटेस्ट बुक जो है 2026 की जो है 71 बीपीएससी की है। तो जितने भी साथी भी चाहे वो जो है सीजीएल वाले हों और चाहे वो बीपीएससी जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स वाले हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले हो, तो सारी जो है दोस्तों के लिए ये क्लास में बेनिफिट होने वाली है। तो ये मान लीजिए अगर आप ये क्लास करते हैं तो 50 to 60% आपकी जीएस इसी से कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि ये कहूँ तो 70% तक आपकी कवर इसी से जीएस हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए अगर ये सारी क्लासेस कर ली, कंप्लीट बुक पढ़ाऊंगा मैं अपने चैनल पे, इसलिए चैनल को सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, बिना देरी करते हुए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, ये 27 नंबर है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो किसकी वजह से? नाडार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो वो नाडार के कारण। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग जो है लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर जो है नाडार और मरावर समुदाय मरावर जो कम्युनिटी थी के माध्यम से शिवकाशी विरुद्धनगर जिला संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगला प्रश्न है कि शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। जो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस थे उनकी पत्नी थी, उनका नाम था शारदा मणि। चलिए हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की है पत्नी थी। तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका विवाह जो है रामकृष्ण परमहंस से लगभग 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो किसके द्वारा में? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। जो इनका जो है मूल शंकर इनका नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मुख्य नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ी क्षेत्र की एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने जो 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी से वेदों के जो है शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने खंडनी पताका लहर 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेदुर्विद्युन खंडन प्रमुख हैं। चलिए पूना जो है सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। जो पूना सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? चलिए देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी और कब की थी?
तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानड़े ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की जो है स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलुणकर, जी.वी. जोशी आदि के सहयोग से की गई थी। इस सभा में रानड़े का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ था। रानड़े ने इस सभा को जो है विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इस सभा की जो है लोकप्रियता में वृद्धि हुई। पूना सार्वजनिक सभा में जो है रानड़े के जो है अमूल्य योगदान के कारण उन्हें इस संस्था का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है वर्ष 1905 में पूना में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है भारत सेवा के लिए प्रचारक और तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एम.एन. जोशी, पंडित हृदय नारायण कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम.सी. सीतरवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य थे। अगला जो है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की जो है स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला हमारा जो है मिलान वाला प्रश्न है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही दिया है, तो आगे देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट मिलान ही देख ले क्योंकि आधे इसमें है आधे उस पेज में है, इसलिए जो है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। जो तत्वबोधिनी सभा किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने। अगला जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया की अभी हमने देखा था वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। विधवा विवाह समाज की यह किसने कौन लेके आया था? विष्णु शास्त्री पंडित। चलिए देख लेते हैं, वैसे बिल्कुल सही मिलान है, हम लोग जो एक बार देख लेते हैं। राइट, हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, आप देखिए बिल्कुल है। ब्रह्म समाज देखिए राजा राम मोहन राय सही मिलाया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही मिला था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ये भी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज भी ये विष्णु शास्त्री पंडित ने द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला हमारा जो है कौन सा है? कांग्रेस से अब हमारा जो है कंप्लीट होगा। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था। जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन थी? जब कांग्रेस नहीं थी उससे पहले, कांग्रेस के गठन से पहले कौन कौन सी जो है सभाएं थी, संस्थाएं थी सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई जो प्रेसिडेंट की जो है बदरुद्दीन, चलिए ये इसका आंसर क्या होगा? ई नन ऑफ दीज। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। तो इसलिए जो है तीन तीन आंसर होने में एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी की जो है एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन में जो भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन प्रत्यावेदन सौंपना तथा उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का जो है विरोध करना था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत जो है संघ के संस्थापक कौन थे? जो भारत संघ है इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, जिन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना
की थी। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व यह अखिल भारतीय स्तर की जांच संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ से जिम्मेदारी के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता और आनंद मोहन बोस। किसने किया था? ऊपर, अच्छा इसके ऊपर दिया भी है प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन। हाँ, ठोसा मेहता और के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन देव जी। चलिए, इसमें एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा होगा? एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। इसमें एक ही दिए हैं क्योंकि चित्रंजन दास थे नहीं, रविंद्र घोष भी नहीं थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी नहीं थे, इसीलिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अगर ऑप्शन में कौन के 3 लोगों ने मिलकर की थी 1876 में इंडियन एसोसिएशन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और एक लोग और थे, क्या नाम था उनका? बदरुद्दीन तैयब जी है, हाँ के.टी. तेलंग। कौन थे? के.टी. तेलंग और भी थे, के.टी. तेलंग 3 लोगों ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है की गई, कब की गई थी? 1884 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना 1884 एम.बी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद जो है चार्लू और एस. रामाकृष्ण जो है मुदालियर के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एम बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लू और एस. रामास्वामी मुदालियर द्वारा की गई। अगला जो है प्रश्न है, कांग्रेस के जो है पूर्व संगठन जो थे उनकी सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। इंडियन एसोसिएशन की जो है के स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन किससे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन किससे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और मद्रास महाजन सभा जो है किसने की थी? एम.बी. राघवाचारी। और बॉम्बे प्रेसिडेंट किसके थे? ये जो है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इंडियन हाँ, पूर्व जो है पूना सार्वजनिक सभा, ये किसने की थी? जस्टिस नारायण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। और मद्रास महाजन सभा जो है स्थापना किसने की? एन.बी. राघवाचारी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है किसने? दादा भाई नौरोजी। और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग।
व्याख्या क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक जो है अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, यानी कि एक जो है रिटायर जो है अधिकारी थे ह्यूम। इसका जो है पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1850 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर पश्चिम प्रांत से और अवध जो कि वर्तमान प्रदेश से है, तथा 3 सदस्य जो है पंजाब से सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ह्यूम थे, जो कि जो है क्या थे, एक जो है उस समय जो है IRS जो संस्था जो IAS जो इस समय UPSC IAS है, इसको जो है यही जो ब्रिटिश की पहले IRS संस्था थी, उसी से जो है ये अधिकारी थे, रिटायर थे ये। चलिए अगला प्रश्न है, 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? पांचवा प्रश्न क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ह्यूम थे। चलिए आगे चलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है में से एक कौन थे? असैनिक सेवक थे, यानी कि रिटायर IAS थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक, यानी असैनिक जो है उस समय जो है ICS था, जैसे इस समय IAS है, इसको पहले जो है ब्रिटिश काल में जो है ICS बोलते थे। इसी को जो है धीरे धीरे ये जो है चेंज होते ये जो है IAS जो है UPSC बना, फिर ये जो है प्रशासनिक सेवा में IAS आया। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। हम लोगों ने ऊपर देखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1887 में। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 बार इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए BPSC पसंदीदा प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। सॉरी, मैंने 1887 कहा था, 86 होना चाहिए। अगला जो है 9वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और अगर भारतीय की बात की जाए कि पहली इंडियन वुमन कौन थी, तो पहली इंडियन वुमन की बात की जाए तो फिर कौन हो जाएंगे? तो फिर हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। इन्होंने जो है 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिलहाल में हम एनी बेसेंट को देखते हैं। एनी बेसेंट जो है आयरिश मूल की महिला थी। वर्ष 1907 से 1933 तक जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में जो है होम रूल लीग का इन्होंने गठन किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश तत्कालीन नाम संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है हमारा 10वां। 10 प्रश्न नंबर क्या कहते हैं? किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो कब बनी थी? 1925 में, जो कि इसमें नहीं है। नन ऑफ दीज। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला बनी? भारतीय महिला की बात की जा रही है भारतीय, भारतीय। तो कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, ऊपर में थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंसर इसका ही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कानपुर अधिवेशन में बनी थी और 1925 में जो थी उसमें 1925 दिया ही नहीं था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमने आपको पहले बताया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रेनी बेसेंट। देख रहे हो बीपीएससी कितने जो है ये प्रिय क्वेश्चन है ना, पसंदीदा क्वेश्चन है ये बीपीएससी के। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा है, ये बीपीएससी जी एग्जाम में भी आया, ये टीआरई में भी पूछा गया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन जो है 27 से 30 दिसंबर जो कि 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के जो प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33। तीसरे सम्मेलन में 1887 ईस्वी में ये कितनी हो गई थी? 81। पहले जो है प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2। कितने जो है पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 सॉरी 85 में, तो उसमें जो है 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहीं जो दूसरा कलकत्ता में जो दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके बाद तीसरा जो हुआ था 1887 ईस्वी में, इसमें जो है 81 जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वहीं चौथा जो है हुआ था 1888 में, जिसमें 1888 में जिसमें जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज यूले, जिसने अध्यक्षता की थी। इसमें 221 जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे में दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये देखिए आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आगे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे तीसरी जो अभी हमने शायद अभी इसमें बताया था ऊपर वाले में, ये वाले में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है अध्यक्षता की, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे बताओ, दूसरे कौन थे? रहमतुल्ला। दूसरे जो है हमारे जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में जो है रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में आयोजित था। इसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबी थे। अब जो है एक बात ये है कि 1896 में ही पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। अगला जो है कौन सा है? 16वां। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एकमात्र अधिवेशन जो 1900 में, जो कि बेलगांव में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था। दिसंबर 1925 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौता गांधी स्वराज्य पैक्ट को अनुमोदित किया गया।
अगला जो है प्रश्न है कि सुरक्षा जो है वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व जो है सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय का था। पढ़ लें पहले क्वेश्चन। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के को खतरों से बचने के लिए की गई थी। जो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को जो है खतरों से बचाने के लिए की गई थी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत सेफ्टी जो है वाल्व प्रिंसिपल जो है इसका जो है उपयोग जो है गरम दल के जो नेता लाला लाजपत राय थे इन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। यंग इंडिया, अब समझ लो क्वेश्चन ये बन गया, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप क्या बताएंगे? लाला लाजपत राय। देखो एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से देखो दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ, इसलिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का जो है मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया है। अगला प्रश्न है 18वां। 18वां प्रश्न क्या कहता है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों का द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये भी लाला लाजपत के द्वारा, किसके द्वारा? लाला लाजपत के द्वारा कहा गया था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या जो है योजनाबद्ध किया गया था। अब आप ये समझ लीजिए दो दल थे, एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो जो नरम दल के लोग थे तो वो एक उम्र दराज के थे। ये समझ लीजिए कभी कि आप और हम हैं तो एकदम गर्म खून वाले, हमारे जो पिताजी हैं वो ठंडे खून वाले। यानी वो जो गरम दल के जो नेता थे यानी कि जो गरम खून वाले, एक तरीके से कह सकते हैं कि लाल बाल पाल जी की, मतलब एकदम से तुरंत, मतलब परिणाम देखे बिना कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत से एकदम से गाली गलौज करना यानी मारपीट कर देना बिना सोचे समझे कि इसका आगे परिणाम क्या होगा। तो ऐसे जो है नेता किसके अंदर आते थे? गरम दल के अंदर। उनको यही नहीं पता था कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन एक थे वो जो है नरम दल के नेता थे कि वो जानते थे कि अगर इनसे जो है अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करके या मतलब जो है हम जो है बलपूर्वक जो है कोई काम नहीं करा सकते हैं और ना ही हम इनसे जो है देश को जो है आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो वो एक ठंडे दिमाग से सोचते थे और दिमाग जो है प्रयोग करते, वो लंबा सोचते थे यानी भविष्य तक का। यानी कि आप सोचेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम आगे क्या होगा, कि लड़ाई झगड़ा अगर कर दिया तो आप मार पीट देंगे, पुलिस आएगी, क्या होगी, जेल बंद होगा। लेकिन वहीं आपके पिताजी होंगे तो उनको शांत कराने की कोशिश करेंगे, वो निपट जाए। तो चीजें ये थी कि एक नरम दल और गरम दल। नरम दल जो है जो दूरदृष्टि जिनकी सोच थी, और ये गरम दल जो ये नहीं सोचते थे कि आगे क्या होगा, मतलब तुरंत का तुरंत, इस तरह का। चलिए हम जो है आगे चलते हैं। हाँ, आगे जो है अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि जो है भारत में रहते होगी कि मेरी कि शांत प्रिय, मेरी ये इच्छा है भारत में रहते होगी, ये गलत है। भारत में रहते हुए मेरे जो है मेरी ये बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए कांग्रेस जो है शांत प्रिय निधन के लिए इसका जो है सहायक बनूं। ये किसने कहा था? झंडू बाम करजन था। करजन ने ये कहा कि मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस है कि ये जो है अपने विनाश की ओर बढ़ रही है यानी पतन की ओर बढ़ रही है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए इसको जो है शांत प्रिय जो है इसके मतलब इसके निधन की मतलब यानी कि इसके मतलब ये संगठन जो कांग्रेस बनाया है इसको जो है समाप्त होते हुए मैं अपनी आँखों से देख सकूँ। यानी कि जैसे ये बना था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो कारवां शुरू हुआ है वो धीरे-धीरे जो है एक जन आंदोलन बनता गया और एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उठी। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस शासक जो है समझते थे कि नरम पंथियों ने के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है।
जो अंग्रेज शासक थे वो भी यही समझते कि जो नरमपंथी लोग हैं, इनके हाथ में जो है कांग्रेस की सत्ता है और ये लोग कमज़ोर हैं। वो मतलब जो है जो बुजुर्ग लोग थे यानी कि जिसे मतलब कह सकते हैं शांत प्रिय थे कि मतलब दिमाग से काम करने वाले जो अंग्रेज भी उनको जो है क्या समझते थे कि ये जो है कमज़ोर हैं, यानी कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं इनको। तो जनता में इसकी जो है पैठ नहीं है अतः इसे खत्म किया जा सकता है, ऐसा जो है अंग्रेज़ों का मानना था। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता जो है झंडू राम करजन था। 18 नवंबर सन 1900 को जो है करजन ने भारत के राज्य सचिव को जो है लिखे पत्र में कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए इसके जो है शांत प्रिय निधन के लिए इसका जो है सहायक बनूँ। वर्ष जो है 1903 में उन्होंने जो है मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को जो है नपुंसक बना दो। जब सन 1900 में करजन जो झंडूराम करजन था, इसने अपने सचिव को पत्र लिखा था कि मेरा ये जो है विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में अपने पद पे रहते हुए जो है कि इसके जो है विनाश को यानी कि इस जो है कांग्रेस को खत्म होते हुए देखें। और वहीं उसने 1903 में जो है मद्रास के गवर्नर को जो वर्तमान में मद्रास जो है जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम मद्रास था। इसके गवर्नर को इसने पत्र लिखा और कहा कि जब से मैं भारत आया हूँ तो मेरी नीति ही ये रही है कि मैं किसी तरह से जो है कांग्रेस को जो है नपुंसक बना दूँ। क्या करूँ? कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में जो है करजन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। 1904 में हुआ ये कि करजन ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया और उससे मिलने से करजन ने मना कर दिया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसके मरने का सहयोग दे सकूं। तो झंडूराम करजन था। अभी हम लोगों ने ऊपर प्रश्न देखा, ये देखिए बीपीएससी में भी टीआरई में पूछा गया है। हमने कहा था आपको कि बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा, किसने? रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने फिर राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा। ये किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जो रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद के लिए से लड़ते भी थे, जो साम्राज्यवाद था उसके लिए लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। रजनी पाम दत्त ने यह कथन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस कई अवसरों पर जो है अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी। बात ये थी कि अगर जो है अंग्रेजी शासन अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म कर देते। अगर ये पार्टी ही नहीं बनती, आगे जन आंदोलन नहीं बड़ा बनता तो शायद देश आज़ाद भी नहीं हो पाता। तो वो जो है कि कभी-कभी जो है अंग्रेजों के जो है साथ भी खड़े हो जाते थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो, इसके अतिरिक्त जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का जो है विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। ये सही बात है कि अगर जो है अगर इस तरह से जो है दूरदर्शी सोच से ना चलते तो शायद देश आज़ाद नहीं हो पाता। अगला प्रश्न हमारा है कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती जो अधिवेशन था किसने 3 दिवसीय जो है तमाशा कहा? जो 1897 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमरावती में जो है इसका जो है अधिवेशन चल रहा था। कहाँ चल रहा था? अमरावती में। तो इसको जो है अश्विनी कुमार दत्त ने ये कहा कि ये जो है भारत जो है कांग्रेस 3 दिन का तमाशा कर रही है। यानी कि ये गर्म दल के नेता थे, तो गर्म दल के नेता ये चाह रहे थे कि जो ये सब ये कर रहे हैं कांग्रेस के जो है नरमपंथी के लोग, ये जो है सही नहीं है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मतलब एकदम से जो है
जन आंदोलन करना चाहिए। ये लोग ऐसे समझते थे। वर्ष 1897 ईस्वी में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो पहली प्रक्रिया कब हो गए? हाँ सॉरी, पहले इसमें 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस आंदोलन की जो है रणनीतियों पर हुई थी। सही बात है, क्योंकि गरम दल जो है गरम दल की सोच कुछ और थी और नरम दल की सोच कुछ और थी। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, हाँ कांग्रेस के जो है आंदोलन के जो है नरमपंथी जो है का जो है उद्देश्य कुछ और रहता था, और गरमपंथी थे कि तुरंत आक्रमण करो, मतलब हमला करो। और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, हाँ और जो है कांग्रेस में जो है लोगों की भागीदारी पर बात ये थी कि युवा वर्ग थे वो ज़्यादातर गरम दल के लोगों से प्रसन्न थे कि गरम दल चाहता है, मतलब जो है गरम दल की सोच ये थी मतलब तुरंत हमला किया जाए, यानी कि आंदोलन किया जाए और जो है देश को आज़ाद करा लिया जाए। लेकिन वो गरम दल जो नरम दल के लोग थे वो सोचते थे कि आंदोलन करेंगे तो ये हमें दबा देंगे और इससे कुछ हासिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी सत्ता जो है उनकी ब्रिटिशों के हाथ में थी। तो वो जानते थे कि अगर अभी कुछ ऐसा करेंगे तो हम जो है इसको भी जो है हम जो है जन आंदोलन को देंगे तो आगे हमें कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा, ना हम देश को आज़ाद करा पाएंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारंपरिक जो है पारस्परिक मतभेद की दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही परस्पर गलत थे। सही बात है, यही बात जो हमने बताई। नरमपंथी कुछ और सोचते थे, गरमपंथी कुछ और सोचते थे, तो उनके आपस में मतभेद रहते थे। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार जो है गरमपंथियों के भय के कारण ही उनके से बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 का, उसमें नरम दल और गरम दल का जो है अलग अलग हो गए। फिर जो है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जो है जिन्होंने अध्यक्षता की थी लखनऊ में, तो इसमें फिर दोनों जो है नरम दल गरम दल शामिल हुए। प्रश्न देखते हैं फिर समझ में आएगा। 1916 में लखनऊ सत्र के जो है दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे, जहाँ कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सा अधिवेशन? अंबिका चरण मजूमदार। वर्ष 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस के में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इस अधिवेशन में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1918 में जो है मॉन्टफोर्ड जो है सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख जो है अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रभु जयकर और चिंतामणि टूट गई, जिन्होंने गठन किया था किसका? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रभु जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने किसका गठन किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इसका जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। चलिए व्याख्या क्या कहती है? अगस्त 1917 में भारत में के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे जो है मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया।
मॉन्टेग्यू ने इस सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय झंडू एवं चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया था। यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने वर्ष 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक दल की स्थापना की। हुआ ये कि जो उदारवादी जो थे वो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे। उन्होंने 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लेकर उनके नेतृत्व में उन्होंने 1919 में एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व समाप्त करने की अपनी नीति अपनाई थी? तो किसने कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने किस कार्यकारिणी के कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? वो कौन सी कार्यकारिणी थी? 1937 में। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा का बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है 27। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में कौन से हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के जो हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन हुआ था 1938 में। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। बात ये थी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1939 में भी त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के भी अध्यक्ष पद के लिए ये चुने गए। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सीतारमैया जी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस वजह से थोड़ा फिर उनको उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 28 में 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पद को संभाला था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो 1938 में रहे थे। 1939 में भी हुए थे, लेकिन उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आंसर तो एक से अधिक होगा क्योंकि 1939 दोनों सही है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद ऐसे थे, इन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। सबसे लंबे समय तक किसी ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली थी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वो अबुल कलाम आजाद और सबसे युवा व्यक्ति थे। व्याख्या देखते हैं।
अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेविल 1945 में दोनों वार्ता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। कौन थे? जीवी कृपलानी। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे जब जो है भारत का विभाजन हुआ, यानी कि स्वतंत्र हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। उन्होंने जो है कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन, कहाँ के? मेरठ अधिवेशन के अधिवेशन जो है नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। भारतीय महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर और लखनऊ एवं फैजपुर में क्रमशः दिसंबर 1929 से और 1936 में दिसंबर 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न 33 है कि सन 1947 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 14-15 जून जो है 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र जो दिल्ली में आयोजित हुआ था। यद्यपि उस समय जो है आचार्य जेवी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा वे इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। तो 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय जो विशेष सत्ता की दिल्ली में आयोजित है उस समय आचार्य जेबी कृपलानी उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा भी ये इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। यानी कि ये कहा जाए कि जब जो है विभाजन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी। और उस समय जब दिल्ली में जो है माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करने के लिए जो है अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ये 14-15 जून 1947 को जो है विशेष सत्र जो है दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जो है जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की जो है अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई जो है 1942 में निम्नलिखित में से सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुजन जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था? वो कांग्रेस जो कराची अधिवेशन था 1931 में। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में भी पूछा गया था, टीआरए में भी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित की गई? तो वो जो है कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता जो कि 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ।
इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। गांधी इरविन समझौता जो है, दिल्ली समझौते जिसको कहते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता जो है 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में इस कुछ लोगों के विरोध करने पर जब कराची जो है अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध किया तो गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। अब अगला टॉपिक हमारा है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल। अब हम लोग जो है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल से प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस में किस जो है भारतीय नेता ने प्रथम बार भारतीयों पर सुरक्षित बालू सिद्धांत का प्रयोग किया था? हम लोग देख चुके हैं, लाला लाजपत राय ने किया था, ऊपर ही आ चुका है। सबसे पहले जो है कांग्रेस के उग्रवादी नेता जो थे, आ गया है उग्रवादी नेता जो है, गरम दल के नेता को उग्रवादी नेता कहा जाता था। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेकर कांग्रेस की उदारवादी नेता पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसके ब्रिटिश शासक सुरक्षा बल की तरह प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर जो है नरमपंथी नेता थे, कैसे थे? शहरों से थे। कहाँ से थे? शहरों से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बादशाह, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर जो है समृद्धशाली जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका जो है अधिकार था। उपाधियां और जो है बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों में जाते थे और जनसाधारण से जो उनका जो है संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले जो है अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके जो है उपचार का प्रयत्न करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है उग्रपंथी नहीं था? इनमें से जो दिए गए हैं, बाल गंगाधर ये भी उग्रपंथी थे, मदन लाल ये भी उग्रपंथी थे, उधम सिंह ये भी उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है नहीं थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया 1897 में। तो यहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले जो कौन थे? गांधी जी की जो है राजनीतिक गुरु, यहीं से कह सकते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ने उन्हें और दिनसा बादशाह को भारतीय व्यय के लिए जो है नियुक्त बेलवी आयोग के जो है सम्मुख साक्ष्य देने को कहा। वर्ष 1899 में वह मुंबई विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख जो है कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष मिलकर कर रहे थे। जो गरम दल के नेता थे
वो जो है उनमें कौन-कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, यानी कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष मिलकर इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। ये प्रमुख नेता थे और वैसे तो बहुत सारे नेता थे जो जिन्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्हीं को पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। 1906 में ये जो है प्रभाव में आए थे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित था अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये कैसे थे? नरमपंथी। एस एन बनर्जी ये भी बुजुर्ग जो है ये, और जी के गोखले ये भी जो है, हमने कहा नहीं जो उम्रदार व्यक्ति थे वो जो है शांत प्रिय थे। अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह जो है गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही, और कांग्रेस की ब्रिटिश शासकों को जो है अप्रसन्न करने के लिए भय से स्पष्ट न कहने की नीति को जो है कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान, अन्य नाम जो है मुरारी पुकुर बागान बारी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष को ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर में से गिरफ्तार किया गया था। सभी के ऊपर जो है अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। सभी के ऊपर जो है मुकदमा चला और अलीपुर जो है षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल तक मुकदमा चला, किंतु बाद में जो है साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी, अब जो पांडिचेरी है वहां चले गए थे। अगला प्रश्न, निष्क्रिय जो है विरोध के सिद्धांत का प्रतिमान किसने जो है किया? किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध जो कि पैसिव रेसिस्टेंस था, इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है पैसिव रेसिस्टेंस पर जो है लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक कांग्रेस ऐसा नहीं करते तब तक उनके जो है विरुद्ध जो है प्रदर्शन करते रहना चाहिए। निष्क्रिय जो प्रतिरोध पर जो है लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध में प्रदर्शन करना चाहिए। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय और तौर पर वह नहीं जाना जाता है? नरम दल के तौर पे बाल गंगाधर तिलक को। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये कैसे थे? गर्म दल के नेता। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे ये नरम दल के नेता थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल हमने बताया था ये गर्म दल के नेता है। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन थे? ये देख लिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। में बाल गंगाधर जो तिलक थे इन विचारधाराओं के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि एम.जी. रानाडे जो समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के नाम से
जाने जाने लगे। कब से जाने जाने लगे? तो देखते हैं। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने? नहीं। हाँ, वे जो है उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। यानी वो एक से अधिक काम किए थे। देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयरस्टन की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें जो 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के तहत जो है उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी बाल गंगाधर तिलक का ही प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक का जो है वाक्य है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक द्वारा सर्वप्रथम एक है जो है कब दिया गया था। इसे लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जो जोसेफ काका थे, बैप्टिस्टा बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा था। जो जोसेफ काका थे, तिलक के करीबी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज मेरा हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे, आड़ी तो मी मिलवड़ राच। और तिलक ने जो है इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल जो है 1916 ईस्वी में किया। कुछ स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया कि 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने जो है इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है बार बार से, बाल गंगाधर तिलक का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल की हुई थी? 6 साल की। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन और 1000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाकर उन्हें मांडले जेल म्यांमार जो है भेज दिया गया था। 14वां प्रश्न है, कांग्रेस के जो नरम दल के जो नेताओं की जो है आंदोलन की पद्धति क्या थी? वो थी राजा बम बंदे आंदोलन। अगला जो है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम लोग जो है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कांग्रेस के जो है नरम दल के नेताओं की जो है आंदोलन की प्रमुख पद्धति बंद आंदोलन जो है, अर्थात जो है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। शेर पंजाब, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे।
उन्हें पंजाब के केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी की जो है लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणामस्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से बी.डी. सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कि कब निर्वाचित हुए थे? तो चलिए देखते हैं। पहला 1938, 1916, 1935, 1919। तो इसमें जो है कोई सा भी नहीं है, क्योंकि वो 1937 से 1943 तक रहे। बी.डी. सावरकर बस 1937 से लेकर 1943 के मध्य हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत जो है नामक संस्था की स्थापना की थी। जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? बी.डी. सावरकर। और वो कब से कब तक रहे थे? 1937 से लेकर 1943 तक। 6 साल तक जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। अगला 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ये भी विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके जो अन्य सहयोगी द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी एक रिवोल्यूशन सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। बी.डी. सावरकर के प्रयासों से 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक जो संस्था ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वो है बी.डी. सावरकर। कौन है? बी.डी. सावरकर। भारत में जो है अभिनव भारत नामक जो है गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने गठित किया था? वो सावरकर ने। कुछ लोग जो है इनको माफी वीर भी कहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों से माफी मांग लेते थे। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन जो है नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों लोग स्वयं में सम्मिलित थे, लेकिन सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन काकोरी कांड जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? एन.एस. हार्डिकर। किसने की थी? एन.एस. हार्डिकर ने। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? एन.एस. हार्डिकर ने। इसकी जो है व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी जो है सेवा दल मंडल की जो है शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर जो है ए.एस. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले जो है इस संगठन के जो है सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। इस दल की जो स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। अगला प्रश्न 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो कौन सा था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्या था? गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन करना 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण बना। लोग व्याख्या भी देखते हैं इसकी, क्या कहते हैं। व्याख्या करती है, वर्ष 1922 में के बाद असहयोग आंदोलन की स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में जो है कहीं भी होने वाले जो है क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर
हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कल हमने जो है 2 वीडियो अपलोड किए थे। कभी-कभी ऐसा करेंगे कि अगर समय हुआ करेगा तो एक सुबह क्लास, एक शाम को 2 क्लास कर दिया करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो जितने भी साथी जो है सबसे पहले चैनल पे आए हैं, नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें और कमेंट किया करें। और कभी-कभी हम जो है सुबह और शाम 2 क्लास कर दिया करेंगे। जैसे कल हमने जो है एक सुबह क्लास ली थी, एक शाम को भी अपलोड की थी। तो ये क्लास हमारी 9 नंबर है और पिछली जो है क्लास सुबह 7 और फिर शाम को 8 ली थी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद जो है मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। जय हिंद, राधे-राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।